क्या आपको मैथ से डर लगता है? पिछली वीडियो में मैंने आपको कराए थे PYQ सीबीएसई बोर्ड 2024 MCQs। इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूं सेक्शन बी। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी बच्चों 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का है तो क्वेश्चन इजी होंगे, सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगेंगे, काम खत्म। पहला क्वेश्चन आया था, चॉइस में आया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन था बच्चों। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा उसकी चॉइस ये दे रखी थी। इज दैट क्लियर? तो चलिए पहला करते हैं। वो कह रहा है tan इनवर्स cos अपॉन 1 माइनस sin x। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया इनवर्स खत्म हो जाए, छोटा तो रह जाए क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो cos और 1 माइनस साइन, इनका कोई फॉर्मूला नजर नहीं आया मुझे। तो मैंने क्या करा, पहले इसको चेंज करा। क्या करा, cos को मैं लिखा sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, और sin को लिखा cos 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि नीचे मुझे मिल गया 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एंगल हाफ। 1 प्लस cos 2a का क्या होता है बच्चों? 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ। ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं। ऐसे ही आपका sin 2a का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin एंगल आधा हो जाएगा, cos एंगल आधा हो जाएगा। इन्हीं तीनों फॉर्मूलों का खेल था जो मैंने यहां पर खेला है। आप ध्यान से देखो, 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। पाई बाई 2 का हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। ऊपर मैंने sin 2a का फॉर्मूला खोल दिया, 2 sin एंगल आधा cos एंगल आधा। गॉट इट? इससे क्या मिला भाई? मिला क्या? आप देखो 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, तो cos अपॉन साइन कितना आ गया आपका? cot। अब tan इनवर्स बाहर दिख रहा है, अंदर cot दिख रहा है, तो cot को मैंने करा टेंजेंट में चेंज। वही रूल लगा के जो हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं। cos थीटा कितना लिख सकते हैं हम? tan 90 माइनस थीटा। गॉट इट? जो मैंने यहां ऊपर करा था साइन और cos के साथ, तो उससे 10 में होगा, 10 से 10 निबट गया, फिर आपका बच गया ये पूरा का पूरा। अब आप ये देखिए 90 माइनस पाई बाई 4 बचा पाई बाई 4, 45 डिग्री बच गया ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, x बाई 2। ये आपकी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। गॉट इट? क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले का खेल था। इसका चॉइस तो और भी आसान थी, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारी इनवर्स का आंसर आता है, अगर वो उसकी स्पेसिफाइड रेंज में लाई करता है तो हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। एक टेबल दे रखा होता है एनसीईआरटी, वो आपको याद करना है, ठीक है? तो आप खुद सोचो, tan इनवर्स 1 का आंसर आएगा पाई बाई 4। आपको पता है tan 1 कब होता है? tan में पाई बाई 4 पे। यस, पाई बाई 4 रेंज में लाई करता है tan की। इसमें cos, अब देखो इसमें भी एक फॉर्मूला लगता है। अगर हमारे पास cos इनवर्स के अंदर माइनस है, ठीक है, तो जब माइनस बाहर आएगा देन वी गेट अ पाई। ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने क्या करा, इसको लिखा पाई माइनस cos हाफ। पाई हमारा बाहर आ चुका है, लेकिन जब साइन में से माइनस बाहर आएगा तो चुपचाप बाहर आ जाता है। साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन में से माइनस बाहर आ जाता है। गॉट इट? अब cos हाफ कब होता है इनवर्स में? पाई बाई 3 पे। साइन 1/√2 कब होता है? पाई बाई 4 पे। जब बच्चों आप इसे सॉल्व करोगे, यू गॉट 2 पाई बाई 3। ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखो कितना आसान था चॉइस में। क्वेश्चन नंबर 22 भी बच्चों चॉइस में आया था, डिफरेंशियल का क्वेश्चन था। चॉइस में भी डिफरेंशियल का ही था। कुछ नहीं है, इट इज वेरी इजी, 2 नंबर का, बस आपको डिफरेंशिएट करना था। जिसको रूल्स बताए, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वेश्चन रूल, उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था। आप ये देखो, ये क्वेश्चन था, वो कहता डी वाई बाई डी टी निकालो। टी उसने वेरिएबल दे रखा था। कुछ नहीं करना आपको, इसमें चेन रूल का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे? मैंने पूरा यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले होगा cos की पावर 3 का डिफरेंशियल, मतलब इट इज अ पावर हो गई। पावर का आपको पहले डिफरेंशिएट करना है, कॉस का नहीं करना, क्योंकि कॉस जो है वो पावर के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है? तो पहले पावर का करूंगा, तो 3 उतर आया, 3 में से एक पावर घट गई, कितना हो गया? cos स्क्वायर। बाकी एंगल हम उसका एज इट इज लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो हमें ये करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आएगा? मल्टीप्लाई में जब हम इसके अंदर गए तो हमें cos दिखा, मल्टीप्लाई में फिर आपका cos का डिफरेंशियल होगा। एंगल को नहीं छेड़ना, सिर्फ cos का डिफरेंशियल होगा। cos का डिफरेंशियल हो गया आपका माइनस साइन। गॉट इट? और एंगल जो है उसका वो एज इट इज रखना है, हमें sec स्क्वायर 2t एज इट इज रखना है। अब हम उसके अंदर गए, जब मैं उसके अंदर जाऊंगा मल्टीप्लाई में करूंगा तो मेरे को दिखेगा sec स्क्वायर। अब आपको करना है sec स्क्वायर का डिफरेंशियल। देखो वही पावर आ गई, तो पहले किसका होगा? पावर का, यानी कि 2 उतर आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो उसकी नई पावर बन जाएगी। तो अब ये देखिए 2 उतर आया, 2 माइनस 1 करा, नई पावर बन गई। ये आपका इसका डिफरेंशियल हो गया। अब हम इसके अंदर गए, sec स्क्वायर, पावर के अंदर क्या दिख रहा है? sec। तो sec का डिफरेंशियल करेंगे। sec का डिफरेंशियल क्या हो गया आपका? sec x tan x। फिर हम अंदर गए 2t, 2t का डिफरेंशियल 2 हो गया,
क्योंकि टी आपका 1 हो जाएगा, टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 2 हमारा मल्टीप्लाई में आएगा। तो बच्चों दिस इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ चेन रूल, जिसको चेन रूल आता है वही ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है। बाकी सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हुए मेरा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां आ जाओ, चॉइस में क्या रखा था, ये तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव टू प्रूव डिफरेंशिएशन लॉग अपॉन दिस, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन जो है उसमें जो हमें प्रूफ करना है सारा का सारा x में है, यहाँ पर कुछ भी y में नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा, और दूसरा लॉग में दिख रहा है, तो इसका मतलब लॉग का यूज होगा। तो पहले मैं लॉग वॉग लूंगा, लॉग वॉग लेने के बाद जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो तब करूंगा जब तक हमारा x में ना आ जाए। तो पहले आप इसको पूरा का पूरा फंक्शन x में कीजिए। कैसे कीजिए, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, जो लॉग के नंबर की पावर है वो पीछे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। ना लॉग ही हमारा क्या होता है, लॉग ही हमारा हो गया 1, गॉट इट। फिर मैं y को इधर ले आया, सॉल्व करा, तो ये मेरा फंक्शन y में निकल कर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको बस सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है। नीचे का होल स्क्वायर नीचे वाला रो का, ऊपर का 1 हो गया, माइनस ऊपर वाला रो का नीचे का 0 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आपका क्वेश्चन रूल होता है। तो ये क्वेश्चन आपका लॉग और क्वेश्चन रूल पे था, ये क्वेश्चन आपका चेन रूल पे था। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों के दोनों आपके आए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से। एक था आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, इसका क्वेश्चन हमने एक एमसीक्यू भी करा था। एक आपका आया है आपका रेट का क्वेश्चन। तो चलिए पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। वो उसने एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 10। इंटरवल निकालना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। अब देखो ये पता होना बहुत जरूरी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है। अभी मैंने आपको बताई थी एमसीक्यू में जब हमने करा था पिछली वीडियो में, अब आप इसमें भी देख लो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन ये होती है डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करो, लेस देन 0 रखो, 4x² कॉमन आ जाएगा, ये आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। अब इनइक्वालिटी का रूल होता है कि अगर हम उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं और रिवर्स हो जाती है ना। लेकिन अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप खुद सोचो x², किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा ना, तो x² कुछ भी हो भाई रहेगा तो पॉजिटिव ही, इससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4x² को मैं 0 के नीचे ले गया, गायब हो गया, वो कितना बच गया। तो इसका मतलब x लेस देन 3 हो गया, यानी कि x हमारा क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट से 3। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे देखूं तो, क्योंकि वो कह रहा है x लेस देन क्या है, x लेस देन 3 है, ये पोर्शन हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज द इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, गॉट इट। 2 नंबर का क्वेश्चन था, फ्री का क्वेश्चन था, रूल पता होना चाहिए बस। 24 क्वेश्चन, इसमें भी रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लॉजिक क्यूब बना दिया, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि हमें दे रखा है वॉल्यूम का रेट। वी हैव टू फाइंड ds/dt। कब निकालना है, व्हेन एज इज 8 सेंटीमीटर, जब एज दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया इसकी एज को x मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यूब है, तीनों के तीनों x ही होंगी, हाइट भी लेंथ भी ब्रेथ भी तीनों के तीनों इक्वल होंगे। अब देखो हमें निकालना है सरफेस एरिया का रेट, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, 6x²। डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि रेट निकालना तो t के रेस्पेक्ट में होगा। चलो भैया कर दिया, 12 आ गया, x 2x आ गया और x का dx/dt आ गया। अब अगर मेरे पास x पता हो dx/dt पता हो तो मेरा गेम यही खत्म हो जाएगा। x तो पता है कितना है, 8 पे पूछ रहा है, लेकिन dx/dt नहीं पता, उससे क्या पता है, उसी जगह पता है dv/dt। बस यहां अगर बढ़ोगे तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डबलिंग, डबलिंग का क्वेश्शन हो गया। उसने डायरेक्ट dx/dt ना देकर dv/dt दे रखा है, तो अब हम dv/dt का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, वॉल्यूम क्या होती है x³, फिर इसका डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां आ गया dv/dt, यहां आ गया 3x² dx/dt। अब देखो यहां हम वैल्यू पुट करेंगे dv/dt की, मैंने पुट कर दी, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी, तो dx/dt यहां से निकल आया, गॉट इट। तो डायरेक्ट नहीं दे रखा था ये, हमें निकालना पड़ गया। तो इस dx/dt को उठा के मैं यहां पर पुट कर दूंगा और सॉल्व करूंगा, मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया ds/dt, रेट ऑफ सरफेस एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बच्चों यूनिट जरूर लिख देना, अदरवाइज आधा नंबर कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों 2 नंबर के हिसाब से मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगा,
इंटीग्रेशन का था। अब आप देखो सिंपल से देखो dx अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन दे रखा है, तो या तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली लगा दो, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिखो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तीन फैक्टर आ जाएंगे, ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स माइनस वन, सी अपॉन एक्स प्लस वन करके आप डायरेक्ट लगा सकते हो। मैंने थोड़ी सी ट्रिक्स लगाई है इसमें ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। मैंने क्या करा, पहले ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट करा ताकि 2x dx dt मिल जाए, और जो हमारा x dx था वो dt मिल गया, और ये 2 नीचे आकर हमारा नया इंटीग्रेशन ये आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन लगाना इजी हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने ट्रिक थोड़ी सी अप्लाई करी ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करके। अब जब मैं यहाँ पार्शियल लगाऊंगा तो कैसे लगेगा आपको पता है, a अपॉन टी बी अपॉन दिस, ए और बी कांस्टेंट होते हैं। फिर आपके जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जो इन फैक्टर्स को इक्वल टू रखने पर आते हैं, यानी कि एक तो t इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और एक आपका t माइनस वन इक्वल टू जीरो रखोगे तो t इक्वल टू वन आ जाएगा। तो हमें t इक्वल टू जीरो और t इक्वल टू वन बारी बारी से पुट करना है। एक बार जीरो पुट करूंगा वन निकल आएगा, एक बार वन पुट करूंगा a जीरो हो जाएगा, b आपका वन निकल आएगा। जब मैं इस पूरे में a और b की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, अब मैंने इसे क्या करा, पुट इन वन, वन में जब मैं इसे पुट करूंगा तो ये मेरे ऑटोमेटिकली अलग अलग हो जाएंगे। अब वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग टी, आपको बताइए, वन अपॉन टी माइनस वन का क्या हो गया, लॉग टी माइनस वन। इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, बस टी की वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो, जो ये एक्स स्क्वायर है इसका टू पीछे उतार लो, जब पीछे उतर आएगा मल्टीप्लाई में तो टू से टू कट के आपका इतना बचेगा, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 26, क्योंकि बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो लेंदी रहेगा, पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्वेश्चन था जस्ट लाइक एनसीईआरटी क्वेश्चन। आप देखिए उसने दे रखा है y, एक फंक्शन sin x की पावर x, x की पावर sin x मल्टीप्लाई में है, प्लस सेकंड फंक्शन, वो कह रहा है इसका डिफरेंशिएट करो। आपको पता है जब भी इस तरह के दो फंक्शन दे रखे हो जिसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना हो, लॉग का यूज होता है, इसमें लॉग का यूज होगा क्योंकि पावर फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी है, उसमें हम क्या करते हैं, एक को मानते हैं u और एक को मानते हैं v। तो मैंने क्या करा, इस पूरे को मान लिया u, इस पूरे को मान लिया v। आप लिख देना एग्जाम में, लेट दिस इक्वल टू u एंड लेट दिस इक्वल टू v। बोर्ड पे स्पेस कम था इसलिए मैंने उसको ऐसे लिख लिया डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारा y कितना आ गया, u प्लस v। पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट करा, dy बाई dx आ गया, dy बाई dx प्लस dv बाई dx, क्लियर। इसको मैंने वन लिख के छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, जिसको मैंने u माना ना उसका डिफरेंशिएट निकालूंगा, जिसको मैंने v माना उसका डिफरेंशिएट निकालूंगा, यहां पर पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो v पार्ट जो है वो है a की पावर x, तो v का डिफरेंशिएशन तो बहुत ईजी है, लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, a की पावर x का होता है a की पावर x log a। गॉट इट। मेन पंगा है इसका, क्या पंगा है, इसको मैंने u माना, अब जब मैंने इसको u मान लिया तो जो इसकी पावर है वो पावर नीचे कैसे आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी है। पहले ही बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं मैं आपको, दोबारा देख लो, यहां पर देख लो एक बार चाहे तो ढंग से। जब आपका log a की पावर b है तो ये b पीछे मल्टीप्लाई में उतर आती है, ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। गॉट इट, ये आपको ध्यान रखनी है। और जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं a इंटू बी, तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं, log a प्लस log b, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आप एक बार देखिए, जब ये हमारे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक ये वाला और एक ये वाला, मैंने जब इन दोनों को फंक्शन में log लिया, टेकिंग log ऑफ बोथ द साइड, तो ये दोनों अलग अलग करके लिख दिए, एक फंक्शन मेरा ये अलग से हो गया, एक फंक्शन मेरा ये अलग से हो गया। गॉट इट। अब log की जो दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि जो पावर है वो उतर कर आ जाती है, तो इसकी x पीछे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यहाँ पर sin x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मेरा इतना फंक्शन आ गया। तो जिसको लॉग की प्रॉपर्टी आती है उसके लिए तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस करते चले जाओ, हाँ टाइम लगेगा 3 मिनट, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 6 मिनट तो आप इसको दो, पर क्वेश्चन जितने मिनट का, जितने नंबर का क्वेश्चन होता है ना उसका डबल टाइम आपको देना चाहिए, क्लियर। तो 6 मिनट में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करा, लॉग का 1 अपॉन u का du बाई dx, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x रो का log का 1 अपॉन साइन हो गया, पहले साइन का cos x हो गया मल्टीप्लाई में, log sin x रो का x का 1 हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले में आ जाओ, यहां पर भी दो फंक्शन है, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, sin x रो का log का 1 अपॉन x आ गया, लो जी, log x रोक लिया, साइन का cos x आ गया, लो जी। डिफरेंशिएशन आपको करना आना चाहिए, वीडियो पॉज कर दो, अपने हाथ से करके देखो तभी समझ आएगा। फिर इस u को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरा ये आ जाएगा, तो ये मेरा आ गया du बाई dx पूरा का पूरा। हाँ u की वैल्यू पुट करेंगे, हम लास्ट में पुट कर देंगे, ये मैंने आपको बताया ही था कि du बाई dx कैसे निकलेगा। अब सेकंड और थर्ड को उठा के आपको 1 में पुट करना है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा du बाई dx इक्वल टू दिस
प्लस दिस। अब देखो ये रही यू की वैल्यू, यहां पर हमने यू पुट करा था, तो आप यहां पर यू की वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाई विद दिस पूरा का पूरा और प्लस ये सेकंड वाला। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 26। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा लंबा था। 3 नंबर के क्वेश्चन आपको थोड़े से अच्छे लंबे मिलेंगे, 2 के आसान थे, एमसीक्यू आसान थे। अब देखो क्वेश्चन 27 में वो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to पाई बाय 4 एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, इतना आपको पता होगा, जब भी क्वेश्चन में मिक्सिंग होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और एल्जेब्रिक फंक्शन की, तो प्रॉपर्टी फोर्थ लगाकर पहले हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन हटाते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी फोर्थ है वो ये है 0 to a एफ एक्स 0 to a अपर लिमिट माइनस एक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा ऊपर एक्स होता है ना सिंगल एक्स, जब हम इसे ऐड करेंगे तो वो हट जाएगा। ये हमने कई सारे क्वेश्चन में करा हुआ है एनसीईआरटी में, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। पहले तो मैंने लगा दी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो हर x की जगह लिख दिया पाई माइनस एक्स। क्या करा मैंने बच्चों, आई राइट x बाई पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखेंगे, मतलब अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट है पाई बाई 4, उसमें से x माइनस करके जितनी भी जगह आपको x दिख रहा है, एक तो आपको ऊपर दिख रहा है, एक ये 2 के साथ है यहाँ, एक यहाँ 2 के साथ है, सब जगह लिख दिया। अब जब मैं इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कॉस वाले को, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो आपका आएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x। तो आप खुद सोचो, व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा, यानी कि साइन 2x, इसलिए मैंने यहां पर साइन 2x लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली यहां पर साइन का साइन 90 माइनस 2x आ जाएगा, वो आपका कॉस 2x आ जाएगा। गॉट इट। तो ये मैंने आपको थोड़ा दिखाया कि हमने करा क्या, अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई है, उसके बाद मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 1 और 2 को। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आप देखो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम टू सेम है, एलसीएम सेम आएगा, ऊपर वाले जब ऐड होंगे तो एक्स एक्स कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, पहले में आएगा एक्स, दूसरे में आएगा आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स। गॉट इट। तो ये एक्स और एक्स कट जाएंगे ऐड करने के बाद। तो ये तरीका होता है एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स को हटाने का। नाउ अब मेरा क्वेश्चन बच गया पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में। अब मैं उसे कैसे करूंगा, देखो वही वाला फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लगता है। साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता है, 2 sin x cos x। गॉट इट, मतलब वही सा फॉर्मूला लगाया मैंने। और आप ये देखो पाई बाई 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, और इस 2 से मैंने इसको डिवाइड करा तो पाई बाई 8 हो गया। यहां तक मैं आ चुका हूं, कोई दिक्कत है तो वीडियो रोको और रिवाइंड करके देख लो, नहीं तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां पर आ जाओ आप लोग। यहां पर पाई बाई 16 कैसे आ गया, अब ये देखो जो ये 2 है यहां से मैंने कॉमन निकाला, पाई बाई 16 हो गया। गॉट इट। उसके बाद मैंने पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा है। क्यों डिवाइड करा है, ताकि ऊपर मेरा सेक स्क्वायर आ जाए, नीचे tan बच जाए, और tan को डिफूट करो, सेक स्क्वायर डिफरेंशियल मिल जाए। ये हम नॉर्मल से क्वेश्चन करते रहते हैं। तो पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा है, ऊपर और नीचे। ऊपर डिवाइड करूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा, जो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर में। गॉट इट। यहां पर कॉस स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर एक कॉस कटेगा, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा आपका। तो यहां पर हमारा एक क्वेश्चन बन गया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर। अब मैंने नीचे वाले को टी पुट करना है, 1 प्लस tan को मैंने टी पुट करा, सेक स्क्वायर डीएक्स डीटीए मिल गया, तो मेरा ऊपर डीटीए मिल जाएगा, नीचे हमारा टी पुट हो गया। अब x को हम 0 पुट करेंगे तो लिमिट चेंज आएगी, t1 आ जाएगा। x को पाई बाय 4 पुट करेंगे, लिमिट चेंज आएगी, यहां पर पुट करना है बच्चों, t को पाई पुट करूंगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो अब हमारा नया इंटीग्रेशन बन गया। अब तो आपको बताइए इसका होता है log t, लिमिट आपको लगानी आती है ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 2 माइनस log 1। log 1 कितना होता है, यस बिल्कुल ठीक 0, log 1 हो गया 0। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत है बता दो, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर इंटीग्रेशन, कमेंट कर देना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट नहीं है, चॉइस, या तो आप ये करोगे या दूसरा करोगे, देख लेते हैं। ये तो आपको देख ही लिया, अगर दूसरा आसान है तो हम लोग दूसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट मतलब चॉइस, पार्ट नहीं है ये, उसका चॉइस है। देखने में लग रहा है खतरनाक क्वेश्चन, पर बच्चों ये उतना ही इजी है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप देखो e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 x अपॉन रूट, अजीब सा लग रहा है, मतलब मेरे को देख के मेरा दिमाग घूम गया। लेकिन मुझे अचानक याद आया कि एक्सपोनेंशियल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एक्सपोनेंशियल में दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक उसका डिफरेंशिएशन है,
अगर दो इस तरह से फंक्शन है तो हमारा डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x fx। ये हमारा एनसीईआरटी में भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने बारी बारी से इसको और इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करा। भाई कौन सा किसका डिफरेंशिएशन है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके देखता हूं। पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मैंने इसका डिफरेंशिएट करा, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला रोका पहले, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, और फिर एक्स रोका, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करा तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 1/2 रूट एक्स का, रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपको पता है, 1/2 रूट होता है। क्लियर, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। और उसके बाद जब हम अंदर गए चेन रूल के अकॉर्डिंग तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। लो जी भाई 2x भी आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब इससे मैंने काट दिया, कैंसिल कर दिया, आई टेक एलसीएम, एलसीएम लिया, इतना आ गया, ऊपर x² भी कट गया, नीचे पावर हाफ, हाफ इसकी है और 1 इसकी है, जुड़ के 3/2 हो गई। साफ दिख रहा है डिफरेंशिएशन हमारा ये आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये तो हो गया fx, ये हो गया f'(x). तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर fx प्लस c, और हमने fx इसको माना था, हमने fx इसको माना था, ये मेरा आंसर आ गया। गॉट इट। तो बच्चों ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला कह लो, रूल कह लो, एनसीईआरटी में ही है, इसी को लगाना था, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करके देखना था। अगर ये आ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा e की पावर x fx प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 28 इंटीग्रेशन का था, 3 नंबर का था, कुछ स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे, थोड़ा सा तो लेंदी हो गई, तो ये वाला क्वेश्चन हल्का सा लेंदी था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन इज 3x + 5 अपॉन रूट x² + 2x + 4। बच्चों ये हमारी फॉर्म थी लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फॉर्म कौन सी थी, उसी के बाद तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको यूज करने का क्या तरीका होता है, इसको हम ऐसे यूज करते हैं, जो ऊपर वाला लीनियर है ना उसको ब्रेक करते हैं। कैसे, लीनियर इक्वल्स टू a डिफरेंशिएशन ऑफ जो रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। इनको आपको कंपैरिजन करके निकालना होता है, वहीं पुट करना होता है, तो ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर सेपरेट हो जाता है। जैसे कि मैंने इसको अलग अलग करा तो x वाली टर्म आपस में हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन करा तो मेरा a निकल आया, a कितना निकल आया 2a = 3, a निकल आया 3/2। फिर मैंने कांस्टेंट टर्म्स आपस में कंपेयर करी तो मेरा आ गया 2a + b = 5, 2a की वैल्यू मैंने यहां पुट करी, मेरा b निकल आया। तो a और b हमारे दोनों के दोनों यहां पर निकल चुके हैं। अब a और b मैं इस फर्स्ट में पुट करूंगा तो मेरा 3x + 5 ऑटोमेटिकली दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और मेरा नया इंटीग्रेशन ये बन जाएगा। तो दिस इज अ रूल फॉर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कंपैरिजन कैसे करते हैं। इसके बाद जो डिनोमिनेटर है दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो वी हैव टू इंटीग्रेशन। पहले वाला इट इज वेरी इजी, अंदर वाले को टी पुट करना है आपको, जो रूट के अंदर है, ऊपर आपको डिफरेंशिएशन दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा dt/√t, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√t। तो जो t की वैल्यू वो आप पुट कर दीजिए और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला वाला इट इज अगेन वेरी सिंपल, ये भी आपको एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, नीचे रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बना मैं आपको दिखा देता हूं। x² + 2x + 4 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया x + 1 का होल स्क्वायर और 3 की जगह मैं लिख दिया √3 का होल स्क्वायर। लो जी ये भी बन गया हमारा। अब आपका एक फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान हो, ये फॉर्मूला है आपका dx/√x² + a²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस जो भी इंटीग्रेशन है एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। यहां पर मैंने फॉर्मूला भी लगा दिया। देखो ये पूरा का पूरा हमारे लिए अब x हो गया, दिस प्लस पूरा का पूरा इंटीग्रेशन एज इट इज। अब जो लास्ट स्टेप है आपका वो ये है, जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करके लिख दीजिए। जैसे 2 से 2 कट गया, ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दी और यहां पर इसको सॉल्व करा, वापस यही आ जाएगा। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसमें स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक आध चीज बीच में से खा ली तो शायद वो आधा नंबर आपको काट सकता है, दैट डिपेंड्स टू द टीचर। बट लेकिन हाँ, अगर आपको सिस्टमैटिक वे में सब कुछ सही चल रहा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं बच्चों, पार्ट ए। पार्ट ए का मतलब वी हैव चॉइस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका था पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं या जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, वी हैव ओनली 3 मेथड्स। एक तो होता है वेरिएबल सेपरेबल एंड देन इंटीग्रेट, ठीक है। दूसरा है आपका होमोजेनियस इक्वेशन, तीसरा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम चेक करें क्या वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं। अरे वाह, तुरंत हो रहे हैं। dx को उधर ले जाओ और y वाली टर्म आप नीचे ले आओ। तो आप ये देखिए मैंने क्या करा, इसमें वेरिएबल सेपरेट कर दिए, y वाली एक तरफ हो गई, x वाली एक तरफ हो गई। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करूंगा तो 1/y का आएगा log y। कॉट का फॉर्मूला होता है log साइन और 2x का 2 डिवीजन में आ जाएगा।
और जो कांस्टेंट खुलेगा वैसे हम लोग सी खोलते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जब भी आपके पास सारी टर्म्स लॉग में खुले तो यहाँ पर कांस्टेंट बच्चों आपको लॉग में खोलना है, लॉग सी इज द कांस्टेंट। अब इसका हमें लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, जो ये आपका हाफ नीचे मल्टीप्लाई में ना ये ऊपर पावर में चला जाएगा। आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हमारा बी मल्टीप्लाई में आता है किसी की पावर में से तो वापस वो पावर बन जाएगा। तो आप ये देखिए मैंने हाफ पावर बना दिया। फिर आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि अगर दो हमारे पास लॉग सम दे रखा है तो हम उसको नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। क्लियर? तो फिर हमने प्लस का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नाउ कंपैरिजन बोथ द साइड, कंपैरिजन करा तो बच्चों y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू दिस। अब ये जो हमारा निकल आया दिस इज द आंसर। लेकिन यहां पर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे आपको आंसर निकालना है। जैसे कि आपको गिवन दे रखा है y पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये हो गया कि आपका x पाई बाई 4 है और y 2 है। आपने x को करा पाई बाई 4 पुट और y को करा आपने 2 पुट। ठीक है, वो पुट करके हमने निकाल लिया कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे निकलेगा? जब मैं पाई बाई 4 पुट करूंगा तो 2 से कट जाएगा, sin 90 होता है आपका 1, c आ गया आपका 2। ये c आप जब यहां पुट करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर निकल आएगा और ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो वी हैव टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक जनरल मतलब सिंपल आ गया कांस्टेंट में आएगा, और एक पर्टिकुलर का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे आंसर निकालना हो। आई थिंक आपको समझ आ गया, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, वेरिएबल सेपरेट करना था, इंटीग्रेट करना था। क्वेश्चन 29 डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चॉइस वाला पार्ट था वो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, इजी था, एनसीईआरटी का ही था। आप ये ध्यान से देखिए, उसने आपसे पूछा था x e की पावर y अपॉन x प्लस y dx इक्वल टू x dy व्हेन x एंड y इक्वल्स टू 1। e की पावर y अपॉन x देखते आपको समझ आ गया होगा ये कौन सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम्पल में, और ज्यादातर ट्यूशन में स्कूल में सब बताते हैं किस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड वालों ने डाल दिया। ठीक है, पहले तो मैंने सी फॉर्म बनाई, dy बाई dx निकाला। वो निकालती में समझ आ गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे समझ आया? क्योंकि भाई x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है। आपको पता है जब हर टर्म की डिग्री 1 होती है तो वो होती है आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस को सॉल्व करने का क्या तरीका है? आपको पता है होमोजेनियस सॉल्व करने का तरीका होता है y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। ये रूल है, आप लोगों ने हर क्वेश्चन में अप्लाई करा होगा। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx आएगा, v रो का x का 1, x रो का v का dy बाई dx आएगा। ये दोनों चीज हमें पुट करनी पड़ती है इस इक्वेशन में। ये होमोजेनियस इक्वेशन का रूल है जो हमें फॉलो करना ही करना है। चलिए पुट कर देते हैं, dy बाई dx की जगह हमने पुट कर दिया, लो भैया हो गया। और यहाँ पर हमने y की जगह vx पुट कर दिया, यहाँ पर भी हमें y दिखा, दो जगह दिखा, दोनों जगह पुट कर दिया। x से x कट गया, ठीक है, यहाँ पर ऊपर कॉमन निकाला, इस x से कट गया, ये बच गया। उसके बाद v और v कट गया, हमारा इतना बच गया। अगर आपको कटिंग नहीं दिख रही तो मैं आपको काट के दिखाता हूँ। देखो x से x तो उड़ गया, e की पावर v बच गया। अब ऊपर से x कॉमन निकालो और नीचे वाले x से काट दो, e की पावर v प्लस v बच जाएगा। फिर आपको v और v भी कैंसिल कर देना है। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, खत्म। अब सेपरेट द वेरिएबल, इंटीग्रेट, v वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लो। लो भाई कर दिया मैंने। अब आप देखो इतना हो गया। इसका इंटीग्रेशन log x आपको पता है, प्लस c मैंने लिख ही दिया। इसका इंटीग्रेशन होता है सेम, और माइनस v का इंटीग्रेशन -1 हो जाएगा जो कि डिवाइडिंग में आएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। v की वैल्यू पुट कर दी, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने यहां तक छोड़ दिया होगा उन्हें 3 में से मिले होंगे 2 नंबर। क्यों? क्योंकि उसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है आपसे, जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा। ये जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर कब होगा? जब x और y दोनों को मैं 1 पुट करके कांस्टेंट निकालूंगा। मैंने x को 1 पुट करा, y को 1 पुट करा, मेरा कांस्टेंट निकल आया। देखो 1 पुट करा, यहाँ पर 1 हो गया, log 1 0 होता है। ठीक है, तो c की वैल्यू निकल आई इतनी, यानी कि इतनी। अब आपको बस यहाँ पुट करनी है, लो भाई पुट कर दिया, ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है, एलबी का क्वेश्चन है बच्चों। आप ध्यान से देखो, हमें मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ये हमें कांस्टेंट दे रखे हैं x प्लस वाई लेस देन 6, x ग्रेटर देन 2, y लेस देन 3, और दोनों के दोनों में पॉजिटिव, यानी कि x y हमारा ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मैंने जो ग्राफ बनाया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाया, शीट में आपके सामने अभी करूंगा। अब आप ध्यान से देखना, पहली लाइन है आपकी x प्लस वाई लेस देन 6, तो मैंने इक्वल टू 6 लेकर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली 6 से डिवाइड करके, तो x के नीचे 6 और y के नीचे 6, दैट मींस मेरी डिवाइड लाइन आ गई कहां से कहां तक, 0 से लेकर 6 तक। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो आपकी जो लाइन आती है, जो x के नीचे है वो x में कट जाता है, जो y के नीचे है y में कट जाता है।
ये आपकी लाइन आ जाती है, तो मैंने लाइन बना दी, ठीक है। फिर मैंने इसमें ओरिजिन लाई करा के देखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने ओरिजिन यहाँ पुट करा 0 0, तो 0 लेस देन 6 आ गया, यस इट इज ट्रू। तो जब ओरिजिन लाई कराने ट्रू होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आपने पढ़ा होगा, तो लाइन मूव्स टुवर्ड द ओरिजिन। तो लाइन कहाँ जाएगी? ओरिजिन की तरफ जाएगी। तो मैंने ये एरो बना दिया कि भैया ओरिजिन की तरफ जा रही है लाइन। गॉट इट? चलिए अगला है x इक्वल्स टू 2। ये लाइन होती है x इक्वल टू 2 जो 2 से निकलती है और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होती है। इस पे ओरिजिन लाई कराया, 0 रखा x को, क्या 0 2 से बड़ा होता है? ना भैया नहीं होता, नॉट ट्रू। तो सिंपल सी बात है, ये इस ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगी, इससे दूर भागेगी। तो मैंने इसका एरो वहां बना दिया। तो अभी तक मुझे इतना मिल गया कि एरिया या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, क्योंकि उधर का एरिया होगा, इधर का एरिया बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी लाइन मेरी है y लेस देन 3। तो वो y के 3 पे जो x के लाइन के पैरेलल होती है, मैंने वो बना दी साथ में, ठीक है। यानी कि ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी y एक्सिस के। तो अब इसमें हमने ओरिजिन लाई करा के देखा, y को 0 रखा, क्या 3 0 से बड़ा है? यस 3 0 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब जो y एक्सिस है वो हमारी लाइन मूव टुवर्ड ओरिजिन, यानी कि नीचे की तरफ आएगी। जो y पे लाइन बनी हुई है y इक्वल टू 3 वाली ओरिजिन की तरफ जाएगी ना, तो इसका मतलब मैंने एरो बनाया, तो मेरे को ये एरिया ऐसा मिला जिसमें तीनों के तीनों एरोज एक साथ आ रहे हैं। दैट मीन्स इसको मैंने शेड कर दिया। गॉट इट? तो शेडेड रीजन इज माई फिजिबल सॉल्यूशन एंड बाउंडेड, और ये हमारा बाउंडेड भी है। तो जो इसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो निकाल लिए मैंने ए बी सी डी। देखो ए साफ दिख रहा है 2 0 हो जाएगा, बी साफ दिख रहा है 6 0 हो जाएगा। सी और डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखना डी कैसे कट हो रहा है। डी हमारा x 2 है और y 3 है, साफ दिख रहा है 2 और 3 आ गया। सी कैसे कट होगा? सी जो हमारा आ रहा है ना, उसमें y इक्वल टू 3 कट कर रही है इस वाली लाइन को, तो y तो 3 हो गया, और इस लाइन पे y को 3 रखूंगा, यानी कि इस लाइन पे मैं y को 3 रखूंगा, तो x भी 3 निकल आएगी। तो इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को निकालते हैं। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 3 3। क्लियर? जब मैंने इन सारे पॉइंट्स को इसमें पुट करके देखो, 2 0 2 0 4 हो गया, 6 0 12 0 12 हो गया, ठीक है। 3 और 3 15 हो गया, 2 3 पुट करूंगा तो 13 आ जाएगा, 4 और 9 13, ठीक है 13 आ गया। अब इसमें से मैक्सिमम कौन सी है? उसने ये तो पूछा आपसे मैक्सिमाइज करो, भाई 15 मैक्सिमम है, तो z इक्वल्स टू 15 इज मैक्सिमम वैल्यू एट 3 3। 3 नंबर वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, और ये क्वेश्चन आया था आपका प्रोबेबिलिटी में से। और जैसा कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में से अगर क्वेश्चन आएगा 3 नंबर या 4 नंबर में, तो वो बेस थ्योरम का जरूर होगा। बेस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताई भी गई होगी क्लास में, स्कूल में, ट्यूशन में, सब जगह आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो ये क्वेश्चन बेस थ्योरम में से आया था। और 31A इसका मतलब क्या हो गया? चॉइस थी, यानी कि साथ में इसकी चॉइस थी। ये पहला क्वेश्चन है, चॉइस के बाद कराता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी के भरे हुए थे, ऐसी बात नहीं थी, पेपर इजी था, इस बार भी इजी आएगा। 52 पैक ऑफ कार्ड, 1 कार्ड इज लॉस, एक पत्ता खो गया। मतलब उसने ये बोल दिया कि एक पत्ता खो गया है, पता क्या चलेगी? बेस थ्योरम है। फिर वो कह रहा है फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, जो बचे उसमें से एक कार्ड निकाला एंड फाउंड टू बी किंग, और वो हमारा किंग निकल कर आया। मतलब ये जो मेन केस है ना, ये हो गया, एक पत्ता पहले खो चुका है और बाद का केस हो चुका है। पत्ता खोने के बाद एक पत्ता निकाला, वो किंग निकला, ठीक है। आपसे वो पीछे वाला केस पूछ रहा है, वो कह रहा है ये बताओ कि जो पहले पत्ता खोया था वो किंग था। तो जब भी आपको आगे का केस दे रखा हो, पीछे का पूछे, दैट मींस इट इज अ बेस थ्योरम, ठीक है। तो मैंने मेन केस माना ए, कार्ड ड्रॉन एंड फाउंड टू बी किंग, जो हमने पत्ता निकाला वो किंग था। दो केस मान लिए, एक E1 और एक E2। एक मैंने माना जो लॉस कार्ड था वो किंग था, और E2 माना जो लॉस कार्ड था वो किंग नहीं था। दो केस मान लिए मैंने। अब मैं लिखा सबसे पहले फॉर्मूला, आप मुझे बताओ निकालना क्या है। हमें निकालना है कि जो हमने कार्ड ड्रॉ करे वो हमारे किंग आए, ठीक है। तो किंग आ चुका है, और ये बताना है जो हमारा कार्ड खोया था वो किंग हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी E1/A निकालनी है। जो हो चुका है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो पूछा गया है वो हम ऊपर लिखते हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा A/E1 इंटू PE1, और नीचे इस तरह के जितने भी केस होते हैं ना उनका टोटल आता है। यानी कि एक तो ये आ जाएगा, एक जो सेकंड केस है E2 के साथ वो आ जाएगा, और कोई केस है नहीं हमारा। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बस इतना करना है कि जो जो इस फॉर्मूले में है ना, ये सब चीजें निकालनी है, यानी कि E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आप मुझे बताओ E1 क्या है?
इवन केस है, लॉस्ट कार्ड इज किंग। भाई एक पत्ता खोया है, किंग है, कितने किंग होते हैं? 4, 4 में से एक खो गया, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 4/52, टोटल 52 थे, 1/13 ये किंग खोने की प्रोबेबिलिटी, और ना खोने की 1 माइनस में से कर दो, यानी कि 12/13, क्योंकि किंग नहीं खोया, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, आपको पता है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, जो हमारे ये दोनों केस हैं, A/E1 और A/E2। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले आप E1 पढ़ना, E1 का मतलब हो गया लॉस्ट कार्ड इज किंग, यानी कि एक पत्ता खो गया। फिर A पढ़ना, हमने कार्ड निकाला जो किंग आया, मतलब पहले किंग खो गया, पहले किंग खो गया और फिर हमने किंग निकाला, तो कितने किंग बचे भाई? 4 में से 3 किंग बचे ना, तो 3/51। 51 क्यों लिखा? पत्ता खो गया ना एक, तो 52 में से कितने रह गए? 51, और किंग कितने रह गए? 3, तो 3/51। लेकिन दूसरे केस में वो कह रहा है लॉस्ट कार्ड इज नॉट किंग, मतलब पत्ता तो खोया है लेकिन किंग नहीं है, तो पत्ता तो खोया है तो नीचे तो 51 ही आएगा, 52 में से एक पत्ता खो गया लेकिन किंग नहीं खोया, ठीक है, और हमें क्या निकालना है? किंग निकालना है, तो 4/51। इज दैट क्लियर? किंग तो चारों के चारों ही है ना। जब ये सारे आपके निकल आएंगे, आपको सिर्फ इसमें पुट करना है, आंसर निकालना है, ये आपका आंसर आ गया, एंड दैट इज ऑल अबाउट द बेस थ्योरम। तो चलिए बच्चों करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखो 31 का बी पार्ट जो कि हमारे चॉइस में था, वही प्रोबेबिलिटी का था। वो कह रहा है अ बायस्ड डाइस इज ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज एन ऑड नंबर। पढ़ते दिमाग घूम गया, एक तो अंग्रेजी कम समझ आती है, ऊपर से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो और दिमाग खराब आता है, क्योंकि जब मैथ्स में ये लोग इंग्लिश मिक्स कर देते हैं ना, तो यार बस दिमाग खराब हो जाता है। इन्होंने क्या लिखा है? एक बायस्ड डाइस। पहली बात तो बायस्ड और अनबायस्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब सही है, बायस का मतलब खोटा सिक्का है, जो आपने शोले पिक्चर में देखा था, दोनों तरफ हेड थे, ठीक है। तो वो कह रहा है एक बायस डाइस है, लेकिन इसमें दोनों तरफ हेड नहीं है, टेल भी हो सकता है, बट उसने बोला है कि इज ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर, मतलब इवन नंबर को दुगनी बार दिखाता है एज एन ऑड नंबर, मतलब जितनी बार ऑड नंबर आता है ना, उससे ज्यादा डबल टाइम्स इवन नंबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर मैंने ऑड की प्रोबेबिलिटी p मान ली, तो E1 की होगी 2p, क्योंकि उसके आने की प्रोबेबिलिटी डबल है। ये इस लैंग्वेज का मतलब था, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की p, E1 की 2p। तो आप मुझे बताओ 1 की, 3 की, 5 की p हो गई, 2 की, 4 की, 6 की 2p हो गई, क्योंकि E1 नंबर की 2p है। टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 होती है, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, इसकी 1 की प्रोबेबिलिटी p, इसकी प्रोबेबिलिटी p, इसकी प्रोबेबिलिटी p, 2p, 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 इन सबको मैं जोड़ दूं तो इधर मुझे मिलेगा 9p। कितना मिलेगा मुझे इधर? मुझे इधर मिलेगा 9p, और उसके बाद हमारे p आ जाएगा 1/9, यानी कि ये सबकी इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आ गई। तो बच्चों अब उसने पूछा है डाइस टॉस ट्वाइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है? नंबर ऑफ 6। तो हमें 6 की प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत जरूरी है, तभी तो मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा। और फिर उसने यही बोला कि मीन फाइंड करना है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/9, क्लियर। तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2p, ठीक है। तो 2 इंटू पी करूंगा 2/9। 6 ना आने की कितनी होगी? 7/9। ये तो मैं निकाल चुका हूं, 6 आने की 2/9, 6 ना आने की 7/9। मेरे ख्याल से आपको चीज समझ आ गई होगी, क्लियर। अब वो कह रहा है पीडी निकालो, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नंबर ऑफ 6 का। जब आप 2 बार टॉस उछालोगे तो क्या क्या चांसेस हैं 6 आने के? या तो एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? एक बार भी 6 ना आए, एक बार आ जाए, या 2 बार आ जाए। ये टेबल बना दिया मैंने। देखो एक बार भी 6 नहीं आ रहा, 2 बार में, तो क्या होगा? 7/9, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, और उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। 2 का मतलब क्या हुआ? दोनों बार 6 आया, तो जो दोनों बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2/9 इंटू 2/9। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा यहां पर क्या आएगा? वो कह रहा है एक बार 6 आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मान लो पहले 6 नहीं आया, फिर 6 आ गया, अब की बार पहले 6 आ गया, सेकंड टॉस पे 6 नहीं आया। इनको हम सम करेंगे, क्योंकि दीज आर द 2 डिफरेंट केसेस। तो भाई ये बन गई हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां पर आ जाएगा आपका 49/81, यहां पर कैलकुलेट करोगे आपका 28/81 आएगा, यहां कैलकुलेट करोगे 4/81 आएगा। मैंने तो आपको सिर्फ लिख के दिखा दिया। अब हमें निकाल, हमारा पीडी बन गया, ठीक है। अब हमें लिख के दिखाना है
मीन कैसे निकलेगा। मीन के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका टोटल लेते हैं, ये हमारा मीन होता है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 28/81, दिस इंटू दिस 8/81। क्लियर। इन सबको जोड़ा 36/81 आया, सॉल्व करा 4/9 आ गया, ये हमारा मीन निकल कर आ गया। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बच्चों। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, ठीक है। किसी और वीडियो की आपको डिमांड करनी है, किसी और टॉपिक की, ट्रिक की, आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं तुरंत आपको बना के उसको डाल दूंगा। एक से एक ट्रिक मैं इस वीडियो में बताता हूं, आप अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की, मैट्रिक्स की एक से एक ट्रिक बड़ी पड़ी है। ठीक है बच्चों, बाय एवरीबॉडी, शेयर कर देना, लाइक कर देना, थैंक यू वेरी मच।